चैप्टर नंबर 3 परिवहन। पहला क्वेश्चन है आपका, परिवहन किसे कहते हैं। देखिए, परिवहन जो है उपयोगी पदार्थों का उनके मूल स्रोतों से, जो उपयोगी पदार्थ हैं उनके मूल स्रोतों से शरीर की प्रत्येक कोशिका तक, शरीर के जो प्रत्येक कोशिका तक, जो प्रत्येक कोशिका है वहाँ तक, शरीर की प्रत्येक कोशिका तक पहुँचाने तथा अनुपयोगी पदार्थ है और जो हानिकारक पदार्थ है, हानिकारक पदार्थों को कोशिकाओं से निकाल कर गंतव्य स्थान तक पहुंचाने की क्रिया को पदार्थों का परिवहन कहते हैं। अनुपयोगी और हानिकारक पदार्थ जो है उसको कोशिकाओं से निकाल देना है और गंतव्य स्थान तक पहुंचाने की क्रिया को परिवहन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, जाइलम क्या है। जाइलम एक प्रकार का पेड़ पौधों में पाए जाने वाले संवहन ऊतक होता है। जाइलम एक प्रकार का पेड़ पौधों में पाए जाने वाले संवहन ऊतक होता है जिसका प्रमुख कार्य पेड़ पौधों के सभी भागों में जल एवं खनिज लवण पहुंचाना होता है। जल एवं खनिज लवण पहुंचाना होता है। जाइलम की कोशिकाएं मृत होता है। जाइलम की गति नीचे से ऊपर की ओर होती है। आपको क्वेश्चन आएगा जाइलम की कोशिकाएं क्या होती हैं। जाइलम की कोशिकाएं मृत होती है। जाइलम की गति जो होता है नीचे से ऊपर की ओर होती है। फ्लोएम क्या है। फ्लोएम एक प्रकार का पेड़ पौधों में पाए जाने वाला संवहन ऊतक होता है। फ्लोएम एक प्रकार का पेड़ पौधों में पाए जाने वाला संवहन ऊतक होता है। इसका प्रमुख कार्य जो होता है पेड़ पौधों के सभी भागों में भोजन पहुंचाना होता है। फ्लोएम की कोशिकाएं जीवित होती है। जाइलम की कोशिकाएं मृत होती है। पीछे पढ़े थे। फ्लोएम की गति सभी दिशाओं में होती है, लेकिन जाइलम की गति जो होता है वो नीचे से ऊपर से नीचे की ओर होता है। अब देखे थे ऊपर से नीचे। फ्लोएम की गति सभी दिशाओं में होती है, लेकिन जाइलम की गति नीचे से ऊपर की ओर होती है। नीचे से ऊपर। आपका है जाइलम और फ्लोएम ऊतक में अंतर लिखें। तो जाइलम और फ्लोएम ऊतक में क्या अंतर है। जाइलम और फ्लोएम ऊतक में अंतर। जाइलम यह एक प्रकार का पेड़ पौधों में पाए जाने वाला संवहन ऊतक होता है जिसका प्रमुख कार्य जल पहुंचाना होता है। इसका प्रमुख कार्य क्या होता है, जल पहुंचाना। इसका प्रमुख कार्य जल पहुंचाना होता है। यह एक प्रकार का पेड़ पौधों में पाए जाने वाला संवहन ऊतक होता है जिसका प्रमुख कार्य भोजन पहुंचाना होता है। एक का है जल पहुंचाना, एक का है भोजन पहुंचाना। जल पहुंचाना और भोजन पहुंचाना। जाइलम की कोशिकाएं मृत होती है। फ्लोएम की कोशिकाएं जीवित होती है। आपको ध्यान रखना कि जाइलम की कोशिकाएं जीवित होती है, फ्लोएम की कोशिकाएं मृत होती है। जाइलम की कोशिकाएं मृत होती है, फ्लोएम की कोशिकाएं जीवित होती है। जाइलम का दाब ऋणात्मक होता है, फ्लोएम का दाब धनात्मक होता है। जाइलम का दाब ऋणात्मक और फ्लोएम का दाब धनात्मक होता है। जाइलम के ऊतक को दारू कहा जाता है। फ्लोएम के ऊतक को वाष्ट कहते हैं। जाइलम के ऊतक को क्या कहते हैं, दारू। फ्लोएम के ऊतक को वाष्ट कहा जाता है। जाइलम की गति नीचे से ऊपर की ओर होती है, लेकिन फ्लोएम की गति सभी दिशाओं में होती है। जाइलम की गति नीचे से ऊपर की ओर होती है, फ्लोएम की गति सभी दिशाओं में होती है। वाष्पोत्सर्जन किसे कहते हैं। पौधे के वायवीय भागों से जल का रंध्रों द्वारा यानी छिद्रों द्वारा वाष्प के रूप में निष्कासन की क्रिया वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। यह क्रिया मुख्य रूप से पत्तियों में होती है। वाष्पोत्सर्जन की क्रिया कहाँ होती है, पत्तियों में, क्योंकि इनमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिनको रंध्र या स्टोमाटा कहते हैं। रंध्र या स्टोमाटा कहते हैं। पौधों के जड़ से चोटी तक लगातार जल की धारा वाष्पोत्सर्जन के द्वारा ही प्रवाहित होती है। यह खनिज अवशोषण एवं परिवहन में भी सहायता करता है। इसके अलावा यह पौधों में तापक्रम संतुलन बनाए रखने में सहायक होता है। पैराग्राफ चेंज करके लिखना है। जैसे एक मकई का पौधा प्रतिदिन 3 से 4 लीटर जल इस क्रिया से छोड़ता है, जबकि सेब का पौधा इतने ही अंतराल में 10 से 20 लीटर जल निष्कासित करता है। ये 10 से 20 लीटर जल जो है निष्कासित कर लेता है।
एक पत्ती अधिक से अधिक अपने भार के बराबर जल को वाष्पोत्सर्जन के द्वारा 1 घंटे से कम समय में निकाल सकता है। तो जितना भार रहेगा उतना उसका जो है बराबर जल को वाष्पोत्सर्जन द्वारा 1 घंटे से कम समय में ही निकाल सकता है। औसतन एक पेड़ अपने जीवन काल में अपने भार के करीब 100 गुना जल वाष्पोत्सर्जित करता है। जितना भार रहेगा उसको 100 गुना जल को वाष्पोत्सर्जित करेगा, सुखाएगा। सबसे ज़्यादा पानी जमीन के अंदर से कौन सा पेड़ सोखता है? तो लिप्टस। ये लिप्टस का जो पौधा होता है सबसे ज़्यादा पानी सोखता है जमीन के अंदर से। आपको क्वेश्चन आ सकता है। जंतुओं में परिवहन क्या है? रक्त क्या है? इसके प्रमुख संघटक का वर्णन करें। रक्त एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक होता है जिसका रंग लाल हीमोग्लोबिन के कारण होता है। रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है, अर्थात इसकी प्रकृति क्षारीय होती है। सबसे ज़्यादा हो गया तो क्षारीय हो गया। एक औसत मानव में 5 से 6 लीटर रक्त पाया जाता है। रक्त के अध्ययन को हीमेटोलॉजी कहा जाता है। रक्त के अध्ययन को क्या कहते हैं? हीमेटोलॉजी। रक्त के प्रमुख संघटक निम्नलिखित। रक्त के जो प्रमुख संघटक है वो निम्नलिखित क्या है? पहला आरबीसी। इसका पूरा नाम रेड ब्लड सेल होता है जिसका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। रक्त का निर्माण क्या होता है? अस्थि मज्जा में होता है। और आरबीसी का कब्रिस्तान, प्लीहा या तिल्ली को कहा जाता है। आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? प्लीहा या तिल्ली, क्योंकि इसमें आरबीसी मर जाता है। आरबीसी जो होता है इसमें मर जाता है। आरबीसी का जीवन काल 120 दिन का होता है। आरबीसी का जीवन काल कई दिन? 120 दिन। इसमें केंद्रक नहीं पाए जाते हैं आरबीसी में। इसके कारण डीएनए टेस्ट नहीं किया जाता है। आरबीसी को एरिथ्रोसाइट भी कहा जाता है। एरिथ्रोसाइट। इसका कार्य जो होता है, इसका कार्य शरीर की कोशिकाओं में ऑक्सीजन पहुंचाना होता है। शरीर की कोशिकाओं में ऑक्सीजन को पहुंचाने का कार्य करता है। डब्ल्यूबीसी क्या होता है? तो ये इसका पूरा नाम होता है वाइट ब्लड सेल। इसका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है और मृत्यु प्लीहा में होता है। इसका भी निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में। आरबीसी का भी निर्माण अस्थि मज्जा में था और मृत्यु प्लीहा में होता है। इसका जीवन काल 1 से 4 दिन का होता है। यह शरीर को रोगाणुओं से सुरक्षा प्रदान करता है। डब्ल्यूबीसी की सबसे बड़ी कोशिका को मोनोसाइट जबकि सबसे छोटी कोशिका को लिम्फोसाइट कहा जाता है। लिम्फोसाइट एक है मोनोसाइट। प्लेटलेट। इसका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है, यानी तीनों का निर्माण अस्थि मज्जा में, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। इसका जीवन काल 1 दिन का होता है। यह स्तनधारी प्राणी में पाया जाता है। इसका मुख्य कार्य खून को थक्का करना होता है। इसे थ्रोम्बोसाइट भी कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं? थ्रोम्बोसाइट। और डब्ल्यूबीसी को कहते थे लिम्फोसाइट। ये सबसे छोटी कोशिका को लिम्फोसाइट कहते हैं। सबसे छोटी कोशिका को लिम्फोसाइट कहते हैं। रक्त के प्रमुख कार्यों को लिखें। रक्त के कौन कौन सा कार्य? रक्त के ताप को संतुलन करना है। शरीर के ताप को संतुलन करना है। रक्त जो होता है शरीर के ताप को संतुलन करता है। गैसों का आदान प्रदान करना होता है इसका। श्वसन क्रिया के दौरान बना CO2 गैस को फेफड़ा तक पहुंचाना होता है। श्वसन क्रिया से जो CO2 बनता है वो फेफड़ा तक पहुंचाना है। शरीर को रोगों से सुरक्षा प्रदान करना है। फाइब्रिनोजेन एंजाइम रक्त को थक्का करता है। फाइब्रिनोजेन एंजाइम एक होता है जो रक्त को थक्का करता है, जमाता है। हृदय का सचित्र वर्णन करें। हृदय मानव का प्रमुख अंग माना जाता है जो सभी अंगों से सबसे ज़्यादा व्यस्त होता है। इस सभी अंगों से ज़्यादा व्यस्त होता है। मानव के शरीर का हृदय 4 चैम्बर में विभक्त होता है। 4 चैम्बर में विभक्त होता है, जो चित्र में आप देख भी सकते हैं। इसमें 2 अलिंद और 2 नीले होते हैं। हृदय का वजन 300 ग्राम होता है। हृदय के बाएं भाग में शुद्ध रक्त पाया जाता है जबकि दाएं भाग में अशुद्ध रक्त पाए जाते हैं। शुद्ध रक्त और अशुद्ध रक्त रखना है दिमाग में सेट।
हृदय वक्ष गुहा के दोनों फेफड़ों के बीच स्थित होती है। हृदय जो होता है वक्ष गुहा के दोनों फेफड़ों के बीच स्थित होती है, जो एक दोहरी झिल्ली से घिरी होती है, जिसे हृदय वरण कहते हैं। दोहरी झिल्ली के बीच एक द्रव पाया जाता है जिसे पेरिकार्डियल द्रव कहा जाता है। रक्त परिसंचरण के लिए शरीर के अंदर पतली पतली नलिकाएं पाई जाती हैं, जिसे धमनी एवं शिरा कहा जाता है। धमनी में शुद्ध रक्त जबकि शिरा में अशुद्ध रक्त पाया जाता है। हृदय का प्रमुख कार्य रक्त को पूरे शरीर में पंप या छिड़काव करना होता है। पूरे शरीर में पंप करना या कह सकते हैं कि छिड़काव करना होता है। मानव का हृदय सामान्य स्थिति में 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। 72 बार धड़कता है। अपवाद में कुछ बात याद रखना है। फुफ्फुस धमनी में अशुद्ध रक्त तथा फुफ्फुस शिरा में जो है शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। जबकि आप पढ़े थे कि धमनी में शुद्ध रक्त और शिरा में अशुद्ध रक्त होता है, लेकिन एक अपवाद है। फुफ्फुस धमनी में अशुद्ध रक्त तथा फुफ्फुस शिरा में शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। धमनी एवं शिरा में अंतर, बहुत अच्छा क्वेश्चन। धमनी एवं शिरा में अंतर। धमनी में शुद्ध रक्त पाया जाता है जबकि शिरा में अशुद्ध रक्त पाया जाता है। धमनी में रक्त प्रवाह तेज गति से होता है जबकि शिरा में रक्त का प्रवाह मंद गति से होता है। धमनी का रंग लाल होता है जबकि शिरा का रंग नीला होता है। धमनी अधिक गहराई में पाया जाता है, शिरा कम गहराई में पाया जाता है। हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाने वाली वाहिनी को धमनी कहते हैं, जबकि शरीर के विभिन्न भागों तक हृदय की ओर ले जाने वाली नलिका को शिरा कहा जाता है। रक्तदाब क्या है? रुधिर वाहिका के विरुद्ध भित्ति पर लगाया गया दाब रक्तदाब कहलाता है। एक स्वस्थ मानव का बीपी जो होता है, ब्लड प्रेशर 120/80 mmHg होता है, जिसमें 120 को सिस्टोल और 80 को डायस्टोल कहते हैं। 120 को सिस्टोल और 80 को डायस्टोल कहा जाता है। ठीक है। रुधिर और लसिका में अंतर लिखिए। रुधिर और लसिका में निम्नलिखित अंतर है। पहला अंतर है आपका, रुधिर का रंग लाल होता है जबकि लसिका का रंग पीला होता है। रुधिर और लसिका में अंतर, ये लाल है और पीला। इसमें कणिका पाया जाता है, इसमें कणिका नहीं पाया जाता है। इसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है, इसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। इसमें सभी प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं। इसमें फाइब्रिनोजेन एंजाइम नहीं पाया जाता है। फाइब्रिनोजेन एंजाइम नहीं पाया जाता है। पांचवा अंतर है आपका, इसमें दोहरा परिसंचरण होता है, इसमें बहाव एक दिशा में होती है। इसमें दोहरा परिसंचरण एक मतलब नहीं होता, इसमें बहाव केवल एक ही दिशा में होता है। लसिका क्या है जी? इसके प्रमुख कार्य को लिखना है। यह एक गाढ़ा तरल पदार्थ होता है जिसका रंग प्लाज्मा के जैसा हल्का पीला होता है। इसमें प्रोटीन की मात्रा कम पाई जाती है जबकि WBC की मात्रा अधिक पाई जाती है। इसमें धमनी और शिरा नहीं पाया जाता जबकि लसिका वाहिनी पाई जाती है। इसमें धमनी और शिरा नहीं पाया जाता जबकि लसिका वाहिनी पाया जाता है। ये ऑब्जेक्टिव में आएगा। प्रमुख कार्य इसका क्या कार्य है? तो घाव को भरता है, घाव को भरना, ऊतक की कोशिकाओं को नम करना, पोषक तत्व एवं हार्मोन का वाहक होना। परिसंचरण तंत्र क्या है? यह कितने प्रकार के होते हैं? बहुकोशिकीय जंतुओं में पोषक तत्व हार्मोन विभिन्न में हार्मोन जो है विटामिन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के परिवहन के लिए जिस रक्त वाहिनी का प्रयोग किया जाता है जिसे परिसंचरण तंत्र कहा जाता है। रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज विलियम हार्वे ने 1628 ईस्वी में किया था। यह मुख्यतः 2 प्रकार के होता है। कौन कौन होता है? एक को कहते हैं खुला परिसंचरण तंत्र, एक को कहते हैं बंद परिसंचरण तंत्र। तो खुला क्या होता है? जब रुधिर का प्रवाह किसी धमनी या शिरा में न होकर किसी गुहा के माध्यम से होता है, जिसे खुला परिसंचरण तंत्र कहा जाता है। जैसे क्या है? आर्थ्रोपोडा, संघ, चींटी कीट,
तिलचट्टा, घोंघा, शंख इत्यादि। ये सब नदी में पाया जाता है कुछ कुछ चीज़। बंद परिसंचरण तंत्र क्या होता है? जब रक्त का प्रवाह धमनी और शिरा के माध्यम से होता है, धमनी और शिरा के माध्यम से होता है तो उसे बंद परिसंचरण तंत्र कहते हैं। जैसे मानव शरीर में दोहरा रक्त परिसंचरण तंत्र का वर्णन कीजिए। मानव शरीर में दोहरा रक्त परिसंचरण तंत्र को वर्णन करना है पूछा जाता है। मानव में रक्त को हृदय से होकर 2 बार गुजरना पड़ता है। मानव में रक्त को हृदय से होकर 2 बार गुजरना पड़ता है, जिसे दोहरा रक्त परिसंचरण तंत्र कहा जाता है। शिरा के द्वारा शरीर के विभिन्न भागों से अशुद्ध रक्त को हृदय तक लाने का कार्य किया जाता है तथा हृदय से उसे शुद्ध करने के लिए फुफ्फुस कोशिकाओं में भेजता है। जहाँ CO2 गैस को बाहर कर ऑक्सीजन को रक्त में मिला लिया जाता है और इस प्रकार से ऑक्सीजन युक्त रक्त पुनः हृदय में आ जाता है और हृदय रक्त को पंप कर शरीर के विभिन्न भागों में फैला देती है। तो मानव में दोहरे रक्त परिसंचरण तंत्र का वर्णन ये हो गया आपका आंसर। इसमें आप केवल नोट्स बना सकते हैं समझने के लिए, और भी अच्छे ढंग से चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं।